नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होंगे। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होगा। इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से अलग होगा। इस बार रैली और रोड शो पर 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ऐसे में इस चुनाव में डिजिटल मीडिया का रोल अहम हो गया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही लखनऊ की सड़कों से बैनर, पोस्टर हटाए जाने शुरू हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही कल चुनावों का ऐलान हुआ उसके बाद लखनऊ में बैनर, पोस्टर हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, पहले जो चुनाव होते थे उनसे थोड़ा हटकर होगा, अलग होगा। क्योंकि इस बार रैली, रोड शो पर चुनाव आयोग की तरफ से 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। वहीं सड़कों से बैनर, पोस्टर हटाने पर सीएम योगी और अखिलेश के बीच डिजिटल वॉर शुरू हो गई है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है कि वो जो वादे करके मुकर गए, उनके झूठ के पुतले उतर गए। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव ने यहां पर ट्वीट किया है। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने भी डिजिटल पलटवार किया है और ट्वीट कर लिखा है, बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। ये देखिए किस तरह से यहां पर ट्वीट वॉर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में शुरू हो गया है। बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है, ये कह रहे हैं। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, देखिए किस तरह से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था, वो जो वादे करके मुकर गए, उनके झूठ के पुतले उतर गए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शुरुआत की। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को यहां पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। उधर डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव नाराज हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के ठीक बाद अखिलेश ने रैली और रोड पर लगी रोक का विरोध किया, जिसका जवाब बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने दिया। वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। अब बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है। हालांकि अखिलेश भले डिजिटल मीडिया पर चुनाव प्रचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अभी से चुनाव में जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 10 मार्च बीजेपी की विदाई का दिन होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई, और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में ना अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। ना किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया।
कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे। आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को 11 बजे तक पिक्चर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव के 12 बज जाएंगे। बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आएगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी चुनावी रैलियां नहीं होगी, 15 तारीख तक नहीं होगी, 15 जनवरी तक। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया, कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टी को। बीजेपी का यादव जी किसी दल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनको जो कहना है चुनाव आयोग से वो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनको सच्चाई का पता चल चुका है, जमीनी हकीकत का पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीते जाते हैं और चुनाव के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के एहतेशाम खान की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी जज शुक्रवार से ही घर से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सभी एम्प्लॉय का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि ये चारों जज हालांकि घर से ही काम कर रहे थे। हालांकि अब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कई एम्प्लॉइज का कोरोना टेस्ट कराया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी एहतेशाम का। एहतेशाम, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से कोरोना पूरी दिल्ली में फैल रहा है, उसके चपेट में सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका है। हालांकि इस सोमवार से, पिछले सोमवार से ही सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही थी। हालांकि जजेस कोर्ट प्रीमाइसेस में आ रहे थे, लेकिन पिछले शुक्रवार से ये फैसला किया गया कि सभी जज, ये सिर्फ 4 नहीं बल्कि सभी जज अपने घरों से ही काम करेंगे, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। और इसी क्रम में जब जजेस का कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसमें 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हालांकि इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन एहतियातन ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज सुप्रीम कोर्ट में हैं और या वहां आते जाते हैं लोग, उन सब का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए अलग से एक डिस्पेंसरी में इसके इंतजाम किए गए हैं। जी, शुक्रिया एहतेशाम तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है और फिर से यूपी में सरकार बनाने का दावा किया। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 24 घंटों में 1,59,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के और 327 लोगों की मौत हो गई है। तो ये कोरोना को लेकर आज की अपडेट है। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में देश में 1,59,000 से ज्यादा केस कोरोना के दर्ज किए गए, वहीं 327 लोगों की मौत भी हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी रवि सिंह का। रवि, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, कल 1,41,000, आज 1,59,000। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है कि 1,41 से 1,51 1.5 लाख से ज्यादा जो केस आए हैं, एक दिन में बढ़ोतरी काफी ज्यादा हुई है। लेकिन इसमें अगर हम कहें जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है उसका थोड़ा सा असर जरूर देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि कम से कम जब लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, तो उसका असर 2-3 दिन के बाद देखने को मिलता है। ये सरकार के सामने निश्चित तौर पर चुनौती है और इसी बीच में चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, उसका ऐलान भी हो चुका है, लेकिन तमाम पाबंदियां लगाई जाएंगी चुनाव के दौरान भी। इस बीच में कोशिश है कि एक दिन के बाद जब जो प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी, बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं कि इस कोरोना के नए वेरिएंट से किसी तरीके से निपटा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग है, दूसरी तरफ चुनावी जंग है। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और 6 महीने 4 दिन का एक्टिव कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। अब चुनाव होंगे, चुनाव में वो चेहरा होंगे, युवा नेतृत्व। हमारे साथ सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, फाइनली इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई 14 फरवरी। जी, हम तैयार हैं, तैयार थे और उत्तराखंड की जनता भी तैयार है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होंगे, चूंकि इस समय स्थितियां थोड़ा कठिन हैं, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही कोरोना के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। 15 तारीख तक हमने सभी प्रकार की रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सभी पर हमने रोक लगाई थी। और चूंकि हमारे लिए चुनाव के साथ साथ हमारे प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव है। कठिन परिस्थितियों में भी उत्तराखंड के लोग आएंगे और अच्छी सरकार चुनेंगे। सभी के लिए नया अनुभव रहेगा, मतदाता के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, नेताओं के लिए भी। और आप सरकार में रहे हैं तो आपको सरकार की तमाम बातें जनता तक पहुंचानी भी है। ऐसे में रैलीज नहीं होने का एक ऑप्शन क्या आपने सोचा है? देखिए, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और इस समय देश काल परिस्थिति जिस प्रकार से भी कठिन है, उस परिस्थिति में हमें दोनों ही काम करने हैं, जान माल की सुरक्षा भी करनी है और चुनाव में भी भाग लेना है। आपकी नजर रहेगी हेल्थ के लिहाज से या दूसरे लिहाज से? देखिए, उसको लेकर हम पहले से ही बहुत सजग हैं।
इसलिए हमने पहले ही फैसला ले लिया था। आज चूंकि चुनाव आचार संहिता आज लागू हुई है, लेकिन हमने आप मंत्रिमंडल की जब बैठक करी थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने 15 तारीख तक पहले ही सभी प्रकार के जो रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया था। एक लास्ट सवाल, टिकटों का इंतजार अपने नेताओं को कब तक आप कह रहे हैं कि अब टिकट मिल जाएगा, आप लगो काम पे? नहीं, वो प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में चूंकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी प्रत्याशी उस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अच्छे पाए जाएंगे, चूंकि सभी एक से एक अच्छे हैं, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, सभी के अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन अंततः टिकट एक ही को मिलना है और जिसको टिकट मिलेगा उसको जो प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि हमारा सबका ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। अच्छा, आप कहाँ से लड़ने वाले, खटीमा से ही? नहीं, मैंने तो कल जनता से पूछा था और आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने तो जनता पर फैसला छोड़ा था और जनता ने कहा कि आपको खटीमा से ही लड़ना है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन खटीमा से ही लड़ेंगे, बीजेपी और अच्छी जीत यहां पर दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो चुनाव आयोग के तारीख के ऐलान का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने डिजिटल मीडिया पर प्रचार के लिए चुनाव आयोग से लेवल फील्ड जगह देने की मांग की। स्वागत करता हूं मैं इन तिथियों का। भाजपा की दो कोशिशें थी, चुनाव टले, वो नहीं टला। दूसरी कोशिश थी चुनाव पूरब से शुरू हो उत्तर प्रदेश में, चुनाव आयोग ने नहीं माना। पश्चिम में इनकी बहुत बुरी हालत है, मैं जानता हूं पूर्व में भी बहुत अच्छी नहीं है। जो कांग्रेस ने सुझाव दिए थे लिखित रूप से, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं कि चुनाव में बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध लगे, बड़े रोड शो पर प्रतिबंध लगे। हमें खुशी चुनाव आयोग ने उसे माना है, क्योंकि कोरोना से बचाना देश को हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। हम चुनाव आयोग से भी अपील करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर की जाए और ये सुनिश्चित करें कि वो सारे मापदंड जिनकी घोषणा आज की है वो वाकई में जमीनी स्तर पर लागू हो और सत्ता के लोभ में समाज का बंटवारा करने वाली ताकतें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उन ताकतों पर अंकुश लगाया जाए। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग नुक्कड़ सभाओं की अनुमति देगा कोविड प्रोटोकॉल के साथ। ये अगर दोनों परमिटेड हैं तो वो लाखों लोगों की भीड़ जो कई बार मोदी जी सरकारी खर्चे पे इकट्ठी करते हैं और उसके माध्यम से, आप याद करिए पिछली बार अगर सेकेंड वेव आई और उससे पहले फर्स्ट वेव आई तो नमस्ते ट्रंप और मोदी जी की रैलीज का उसमें बड़ा भयंकर नेगेटिव योगदान था। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पीएम की सुरक्षा में चूक के सवाल पर चन्नी ने कहा कि वो पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन अगर कोई पंजाब और पंजाब के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो वो उसका हमेशा विरोध करेंगे। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 111 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ 'ਚ 3 ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹਾਂ।